Hello students, welcome to Talent Academy. Now today we will be talking about gametogenesis in human reproduction. So let's begin. Gametogenesis. हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट देख चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेकेंड पार्ट में हम लोग देख चुके थे. इसका लोकेशन देख चुके थे, कहाँ गेमिट बनता है. आज हम लोग बात करेंगे कि गेमिट बनता कहाँ है. ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि गेमिटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे. गेमिटोजेनेसिस होता क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स. गेमिट्स क्या हुआ, तो यही रिप्रोडक्टिव सेल्स है, मतलब यही सेक्स सेल है जो जाइगोट बनाने में हेल्प करेगा. अगर इसी का बात करें तो मेल में स्पर्म बोलेंगे इसको, मेल गेमिट. अगर वही फीमेल में बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओभम. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग गेमिट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो गेमिटोजेनेसिस का भी टाइप्स हम लोग देखेंगे कि स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनेगा तो ओजेनेसिस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिस पे स्पर्म बन रहा है वो कैसे बनता है वो हम लोग एक बार देखते हैं. तो सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा, ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या नाम होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस. कुछ हो रहा है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस. चलिए, तो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को आज हम लोग देखते हैं. व्हाट इज गोइंग ऑन. चलिए, टच हो गया क्या. तो स्पर्म कहाँ बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होगा, क्या आ जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म क्या है, ये मेल गेमिट है. कहाँ बनेगा, तो याद रखना इसका लोकेशन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो ध्यान देना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल जर्म सेल रहता है जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, वो डिवाइड करता है मल्टीपल टाइम्स. जैसे हम यहाँ एक बार डिवाइड करके दिखा दिया, ऐसा और डिवाइड करेगा, है ना, मतलब माइटोसिस करता है, अपना नंबर को इंक्रीज करता है. ठीक है, खुद अपना जैसा सेल भी बन जाता है ना, और बाद में कोई 50% खुद रिन्यू हो जाता है और 50% आगे स्पर्म बनाने में हेल्प करता है. तो एक्चुअल जो एक्टिव स्पर्मेटोसाइट मतलब जो बनाएगा स्पर्म, उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया. तो शुरू में भी वही लिखे सर, तो सेम चीज़ है, बस नंबर को बढ़ाया, मतलब याद रखना है. इधर साइड से काम नहीं हो रहा है. ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया ये माइटोसिस किया
और स्पर्म बनाने के लिए एक्टिव हो गया, मतलब ये थोड़ा सा चेंज हुआ, तो हम लोग इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन हुआ, तो अपना नंबर बहुत बढ़ा दिया। अब आगे क्या होगा तो ध्यान देना है, इसमें से ईच सेल है ना, हम एक को दिखा रहे जैसे इसको हम लोग साइज में बड़ा कर देंगे और न्यूक्लियस बना देंगे, इस तरह से सब में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये इसका ग्रोथ होगा, है ना, और ये स्पर्मेटोगोनिया चेंजेस इनटू प्राइमरी 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद ये रेडी हो जाएगा मियोसिस करने के लिए, ये रेडी हो जाएगा क्या करने के लिए, मियोसिस। ये मियोसिस 1 होगा क्योंकि गैमेट बनने में मियोसिस होता है, तो ये 2 सेल बनेगा, ठीक है। इसका नाम होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या नाम होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये फर्दर क्या होगा, मियोसिस 2 में चला जाएगा, क्योंकि मियोसिस 2 स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इसका नाम होगा स्पर्मेटिड, ठीक है। लेकिन स्पर्म ऐसा दिखता नहीं है, तो स्पर्म में पूंछ आ जाएगा इस तरह से, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितना स्पर्मेटोजोआ बनता है, 4। तो स्पर्म याद रखिएगा, स्पर्म बनने में एक सेल से 4 सेल बनने में, याद रखिएगा, टाइम लग जाता है 74 डेज। कितना लग जाता है, 74 डेज, मतलब एक जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसको स्पर्म बनने में कितना दिन लग जाता है, तो इसको लग जाता है 74 डेज। तो ऐसा बहुत सारा हमारा सेल एक्टिव रहता है एट द सेम टाइम, तो बहुत स्पर्म बनता है, मिलियंस ट्रिलियंस, है ना, स्टोर रहता है, ठीक है। अभी इजैकुलेट का बात नहीं की, बॉडी में बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड। तो इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि स्पर्म बनता है तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया का साइज बढ़ता है। सबसे पहले यहाँ पर, और देखिए आप लोग कि यहाँ पर सेल का नंबर बढ़ा है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो याद रखिएगा कि स्पर्म बनाने के लिए 3 फेज होगा। सबसे पहले सेल अपना नंबर बढ़ाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। अब जो बाद में फर्दर स्पर्म बनाने में हेल्प करेगा, उसका पहले ग्रोथ होगा, साइज बढ़ेगा, क्योंकि उसको डिवाइड करके 1 से 4 बनना है स्पर्म, तो वो सेल को बड़ा होना पड़ेगा, तभी वो डिवाइड करके इक्वल अमाउंट में बटेगा। तो हम लोग आएगा ग्रोथ फेज। जैसे किसी को मैरिज करना होता है तो उसका पहले एक एज तक आना पड़ता है ना, फिर ना मैरिज कर पाएंगे, उसी तरह से। अब देखिए ग्रोथ फेज में क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया किसमें चेंज हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ग्रोथ हो गया। अब देखिए यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मैच्योरेशन फेज, मतलब इसमें स्पर्म बन रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पर्मेटोगोनिया किसमें चेंज हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, देन स्पर्म। अच्छा, स्पर्मेटिड और स्पर्म दोनों सेम चीज ही है, बस क्या होगा कि इसमें पूंछ आ जाएगा, मतलब एक्चुअल स्पर्म जिसमें पूंछ रहेगा, है ना। तो याद रखिएगा
कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने वाला प्रोसेस को एक और नाम हम लोग देंगे। उसको क्या करेंगे, एक नाम देंगे हम लोग, ठीक है। इसका नाम हम लोग देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन सा स्टेप लास्ट में होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, तो हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म, मतलब स्पर्मेटिड चेंज किस में हो जाएगा, स्पर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो हम बताएंगे उसको ध्यान दीजिएगा, इसका डिप्लॉइडी पूछेगा, है ना। तो कोई भी सेल हमारे बॉडी में, ठीक है, वो डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड। जहां पर मियोसिस हो गया, तो मियोसिस कहां हो रहा है, याद रखना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस सेल को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले। तो मियोसिस स्टार्ट हो गया। अब मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें जो भी प्लॉइडी है, मतलब 46 क्रोमोसोम में डायरेक्ट हाफ हो जाता है 23, ठीक है। तो इसके बाद जो भी होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सब में हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, और इसमें हम लोग कहीं हैप्लॉइड लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस होने में कौन कौन सा फेज होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन फेज, देन ग्रोथ फेज, देन मैच्योरेशन फेज। अगर हम सीक्वेंस का बात करें तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ठीक है, अपना नंबर बढ़ाएगा। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का एक और भी प्रोसेस का नाम है जिसका हम बोले स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, हम लोग बोल सकते हैं स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म, ठीक है। ये लास्ट स्टेप होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये काम कहाँ हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो ऑलरेडी हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके हैं, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सेल में ऐसा हो रहा है ये काम। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से उसको पेनिस तक आना है, तो पहले वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा। तो रिलीज ऑफ स्पर्म का भी एक नाम होता है, ठीक है। तो उसको हम लिख दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो यहीं कहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, ये किसका पार्ट है, तो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो याद रखिएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना स्पर्म अब वो रिलीज करेगा इन द ल्यूमेन, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो उसका एक टर्म हम लोग बोलेंगे, उस टर्म का नाम होगा स्पर्मिएशन। तो उसको ध्यान देना है आपको कि 3 टर्म हम लोग देखे अभी तक। एक का नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, एंड स्पर्मिएशन दैट इज रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उस स्लाइड में दिया हुआ है, तो इसको देखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कब होगा स्पर्म का फॉर्मेशन, कोई भी, ये मेल में होगा। सबसे पहली बात, कहाँ होगा, तो मेल में होगा। कब होगा, तो 13 साल के बाद, मतलब आफ्टर मतलब प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। प्यूबर्टी मतलब जब अटेन कर जाएगा, एक हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा, है ना, इसके बॉडी में, तब वो स्पर्म बना सकता है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर कोई स्पर्म बना रहा है मेल, अगर 13 साल से बनाना स्टार्ट किया तो अपना जीवन काल लास्ट तक वो बनाएगा। मतलब स्पर्म हमेशा बनता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं है। तो याद रखिएगा, स्पर्म क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट फीमेल में ऐसा नहीं होगा, वो हम लोग बात करेंगे फीमेल में, ठीक है। तो इसमें मेल गेमेट बन रहा है जिसका नाम है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। कहाँ बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो किसका पार्ट है, टेस्टिस का। इसमें हम लोग बताए ना कि किससे बनता है, तो मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, क्या नाम है इसका, स्पर्मेटोगोनी। कैसा होता है, डिप्लॉइड, 2n होगा, है ना, ठीक है। पहले ये अपना नंबर बढ़ाएगा, माइटोसिस करता है, देखिए यहाँ माइटोसिस पहले किया, अपना नंबर को इंक्रीज किया, ठीक है, ठीक है।
चलिए अब देखिए, ग्रोथ करके ये क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कब ऐसा होगा, ग्रोथ फेज। तो उसी में मियोसिस 1 होगा और ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी के बाद क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। यहाँ तक डिप्लॉइड होगा, बाकी ये सब क्या होगा, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड, जो राउंड सेल होगा। इसी में स्पर्मियोजेनेसिस होगा, कुछ चेंजेस होगा, पूंछ आएगा, ठीक है, मार्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ, मतलब यही स्पर्म, मैच्योर स्पर्म, ठीक है, मतलब फुल्ली डेवलप, मोटाइल, मतलब पूंछ होगा उसमें, वो मूव कर सकता है और वो रिलीज होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में और वही रिलीज को हम लोग बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो 3 टर्म्स को याद रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो वहां लिखे हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, ठीक है, इतना हम लोग को याद रखना है। तो स्पर्म कैसा दिखता है वो भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये काम कैसे हो रहा है, मतलब अपने से किसी का स्पर्म बन रहा है कि ब्रेन से कुछ सिग्नल आता है तब बनता है, मतलब कुछ हार्मोन्स से काम होता है कि अपने बनता है, वो हम लोग देखते हैं ना। तो ये हार्मोन और ब्रेन से कंट्रोल होता है, याद रखिएगा। तो एक और स्लाइड हम लोग लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का मतलब स्पर्म हुआ, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो स्पर्म का फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा वो भी हम लोग देखते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म, ठीक है, चलिए। ठीक है, तब देखिएगा कैसे मतलब काम करता है। तो हमारा स्पर्म बनने के लिए हमारा ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, ठीक है। कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एंटीरियर साइड वाला, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। क्या बोलेगा उसको बोलेगा कि आप हार्मोन, अब हमको स्पर्म बनाना है, तो एक सिग्नल भेजेगा ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज किया, एक मैसेज, उसका क्या नाम है, GnRH। उसका फुल फॉर्म अगर लिखे तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, मतलब गोनाड्स मतलब टेस्टिस को क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है। तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट टेस्टिस को नहीं बोल पाएगा, वो दादा है, दादा मतलब दादाजी, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पापा है, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। तो हम लोग को घर में कौन मतलब कंट्रोल करता है, तो फादर, और फादर को उनके फादर। तो यहाँ दादाजी कौन है, हाइपोथैलेमस, वो सबसे पहले अपना बेटा को बताएंगे, मतलब पापा जी को, जिसका क्या नाम है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कैसे बताएं, GnRH नाम का सिग्नल देके। GnRH क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। मतलब ये बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, तुम गोनाडोट्रोफिन रिलीज करो, ठीक है। उसका क्या नाम होगा, 2 गोनाडोट्रोफिन को तुम रिलीज करो, है ना, क्या करो, रिलीज करो। कौन कौन सा गोनाडोट्रोफिन, तो उसका नाम होगा FSH और दूसरा LH, ठीक है। मेल में LH का नाम होता है ICSH। फुल फॉर्म देख लेते हैं। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, ठीक है। और LH का फुल फॉर्म होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या होगा? इसी का दूसरा नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर एकदम नहीं समझ में, तो अभी समझाते हैं, ठीक है। फिर से, तो जब भी स्पर्म बनना होगा तो ब्रेन से वो सिग्नल आएगा। ब्रेन में कौन है? तो हाइपोथैलेमस, वो ब्रेन का भी पार्ट है और एंडोक्राइन का भी पार्ट है, जिसको न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट भी या ग्लैंड भी बोलेंगे। वो एक मैसेज दिया, उस मैसेज का नाम था GnRH, मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि तुमको गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करना है, ठीक है। और गोनाडोट्रोफिन रिलीज, जो गोनाडोट्रोफिन है वो दो है जो टेस्टिस पे एक्ट करेगा, जिसका नाम है FSH और LH। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का फुल फॉर्म अगर हम लोग बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। हम लोग फीमेल में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो मेल में इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी सब समझ में आएगा, वेट करो, ठीक है। तो इसको और हम लोग क्लियर से समझते हैं, ये FSH क्या काम करेगा, LH क्या काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है। अब हम लोग दूसरा कलर इस बार ले लेते हैं, पिंक कलर, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा यहाँ FSH लिख रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म ऑलरेडी हम लिख लिए। ये एक्टिवेट करता, मतलब काम करेगा ये टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहाँ? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ काम करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 3 तरह का सेल होगा, जिसमें ये 2 तरह का सेल में काम करेगा। एक सेल का नाम होगा मेल जर्म सेल, जिसका क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया हम लोग ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर पार्ट 2 में देख चुके हैं। और दूसरा का नाम होगा सर्टोली सेल, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया को बोलेगा कि आप स्पर्म बनाइए, है ना। स्पर्म बना, अभी हम लोग देखे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, फिर स्पर्म। वही कैसे बनाएगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो हम लोग लिख चुके हैं। लेकिन स्पर्म बनेगा ना तो इसको खाना चाहिए, मतलब बहुत एनर्जी इसमें रहता है। तो ये कैसे मतलब इसको खाना मिलेगा, है ना। इसमें कहाँ से एनर्जी आएगा? तो याद रखिएगा, इसको खाना जो देता है उसको नर्स सेल देती है। नर्स सेल बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, नर्स सेल बोलते हैं हम लोग सर्विस देने वाला सेल को। मतलब सर्टोली सेल जो इसकी मदर सेल हम लोग बोल सकते हैं, मतलब इसको खाना दे रही है, सर्विस दे रही है। तो सर्टोली सेल क्या इसको देगी? तो न्यूट्रिशन, तभी ना स्पर्म बनेगा, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिशन मिल गया, स्पर्म अच्छा से खा रहा, अच्छा से मूव कर पा रहा है ना, पूरा एक्टिव है। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया को और एक सिग्नल चाहिए, जो हार्मोन होता है वो मिलेगा ICSH से, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम ही में छुपा हुआ। इंटरस्टिशियल सेल मतलब लेडिक सेल, है ना। ये किस पे काम करेगा? लेडिक सेल पे। और लेडिक सेल हार्मोन बनाता है, हम लोग पढ़े हुए थे। उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। ये ग्रुप का नाम है, इसका एक यूनिट को अगर लिखे तो टेस्टोस्टेरोन। ये भी चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। तो स्पर्म बनाने के लिए एंड्रोजन चाहिए। कौन बना रहा है एंड्रोजन? कौन बनवा रहा है? तो ब्रेन, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या आ रहा है? एक हार्मोन ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम बहुत अच्छा से बता रहे हैं, इसको ध्यान देना है ना। हाइपोथैलेमस से GnRH आया, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया टू रिलीज FSH एंड LH। FSH टेस्टिस में गया, वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को में 2 सेल होगा, दोनों सेल जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, उसको बोलेगा तुमको स्पर्म बनाना है। तो बोला स्पर्म बनाना है, लेकिन हमको ना कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होगा। तो बोला ठीक, हम सर्टोली सेल को भी बोल देते हैं, क्यों न्यूट्रिशन दे देगा।
लेकिन ये सब बनने के लिए टेस्टिस से एक हार्मोन बनना चाहिए। वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आया था, लेकिन टेस्टिस में एक मेन हार्मोन होता है जिसको सेक्स हार्मोन बोलेंगे। अगर वो नहीं रहेगा तो स्पर्म नहीं बन पाएगा। तो वो कौन बनवाएगा? तो ICSH जो LH हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो इंटरस्टिशियल सेल या जिसको लेडिक सेल बोलेंगे उसको स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा कि तुमको हार्मोन बनाना है और स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करना है। तो इस तरह से काम होता है। तो FSH स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया क्या काम है? स्पर्म बनाना। कितना सारे स्टेप्स है, ठीक। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देगी और लेडिक सेल हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग पढ़े स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे कंट्रोल होता है। तो दो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ना, और टेस्टिस से जो निकलता है। टेस्टिस से कहाँ निकलता है? तो लेडिक सेल से। उसका क्या नाम है? एंड्रोजन, ठीक है। चलिए तो देखिए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस से काम होता है, मतलब हाइपोथैलेमस से फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को पे काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी FSH को रिलीज करता है और LH जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब लेडिक सेल पे ये काम करेगा, ठीक है। और FSH सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया में काम करेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा स्पर्म बन जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक भी जाएगा कि अब हाइपोथैलेमस रुक जाइए, अभी स्पर्म ऑलरेडी है, आप रुक जाइए, है ना। मतलब कि ज़्यादा अगर स्पर्म बन जाएगा ना तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है, मतलब नेगेटिव फीडबैक जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक जाएगा और हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि अभी स्पर्म नहीं, ऑलरेडी बहुत है, अभी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। मतलब लोग फीडबैक दिया कि अब स्पर्म ऑलरेडी है, अब बनाने का कोई जरूरी नहीं है। जब कम रहेगा तो ऑलरेडी हाइपोथैलेमस ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो यहाँ टेस्टिकुलर हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। इसका ग्रुप को एंड्रोजन। यही प्राइमरी मेल हार्मोन है, ठीक है। और इससे क्या निकलेगा? टेस्टिस से इनहिबिन भी निकलेगा, सर्टोली सेल से निकलता है। ये FSH का सिक्रीशन को बढ़ाएगा घटाएगा, वही नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। और ये सब क्या करेगा? ये टेस्टिकुलर हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, जो अभी हम लोग लेडिक सेल्स की बात किए, ठीक है। और ये एक काम करता है कि मेल है तो मेल लाइक कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि इन बोल सकते हैं कि वॉइस, मेल लाइक वॉइस, हेयर इन द आर्म पिट, है ना, हेयर इन द प्यूबिक हेयर, है ना, हेयर इन प्यूबिक पार्ट। तो मतलब मेल लाइक जो कैरेक्टर है वो डेवलप कराएगा कौन? टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? हम लोग ऑलरेडी देखे, GnRH फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुमको गोनाड्स में काम करना है तो गोनाडोट्रोपिन निकालो। गोनाडोट्रोपिन मतलब जो गोनाड्स में काम करेगा, मतलब FSH और LH, ठीक है। तो पिट्यूटरी क्या निकालेगा? LH और FSH। ये टेस्टिस में जाएगा, स्पर्म बनाने में मदद करेगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा LH, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फीडबैक से ये हार्मोन मतलब काम रोक सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या नाम होगा? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखते हैं कैसा दिखता है स्पर्म, इसमें क्या क्या पार्ट होता है। ठीक है। तो स्पर्म में बेसिकली 3 पार्ट्स होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेड, ठीक है। यहाँ वाला पार्ट को हम लोग मिडिल पीस बोलेंगे, मिडिल पीस मतलब बॉडी। और यहाँ वाला पार्ट को जहाँ टेल है उसको टेल ही बोलेंगे। और यहाँ छोटा सा पार्ट दिखेगा कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, गला, है ना, इसको नेक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? नेक।
अब देखिएगा कि हेड में क्या क्या मिलेगा, वो पूछेगा, है ना। तो हेड में दो चीज मिलता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। कहाँ मिलेगा? हेड में। ये लाइसोसोम जैसा काम करेगा, मतलब ये ओवम के साथ जब ये फर्टिलाइज करेगा तो ओवम के अंदर घुसने में मदद करेगा, पेनिट्रेट करने में, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी है, मतलब ये गोल्गी ही बॉडी है, गोल्गी एपरेटस, लेकिन काम किसका ऐसा करेगा? एक्ट एज लाइसोसोम, मतलब ओवम का मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, ठीक है। और ध्यान देना है कि स्पर्म का जो बाहर वाला ये वही सब सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बाहर का लेयर होगा, ठीक है। अब अंदर में देखेंगे हम लोग कि इस जगह बड़ा सा इस तरह से न्यूक्लियस रहेगा। क्या रहेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहेगा? डीएनए रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक रीजन में सेंट्रियोल होगा, ये न्यूक्लियस से पास में है तो प्रॉक्सिमल, और न्यूक्लियस से दूर में है तो डिस्टल सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल दो गो होता है, जो ओवम में नहीं होगा, केवल ये स्पर्म में ही होगा। तो अगर हम बोलेंगे हेड में क्या होता है? एक्रोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। इट इज अ मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, इट एक्ट्स एज लाइसोसोम। हेड ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियस, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नेक कंटेन सेंट्रियोल, जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा जब जाइगोट बनेगा तब, है ना। तो याद रखिएगा, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा जो न्यूक्लियस के पास में होगा, और एक दूर होगा जो डिस्टल सेंट्रियोल। तो डिस्टल से ही याद रखिएगा यहाँ बहुत सारा फिलामेंट निकलेगा, प्रोटीन का फिलामेंट, ठीक है। इस तरह का पूरा टेल तक जाएगा। ये फिलामेंट हेल्प करेगा मूवमेंट में, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। मतलब ये फ्लैजिला का पार्ट, फ्लैजिला ही है जो स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करेगा। इसका कट करेंगे तो 9+2 का अरेंजमेंट इसका होता है, ठीक है। यही टेल को मूव करने में हेल्प करता है, लेकिन मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी बनाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहेगा? ये स्पर्म में, तो मिडिल पीस में इस तरह का थ्रेड लाइक रहेगा, ठीक है। इस तरह का थ्रेड लाइक रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम पूछेंगे कि बताइए हेड में क्या क्या रहता है, तो एक्रोसोम, न्यूक्लियस। हम बोलेंगे नेक में क्या रहता है? सेंट्रियोल। हम बोलेंगे कि मिडिल पीस में क्या रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लोग बोलेंगे कि टेल में क्या रहता है, तो टेल में साइटोप्लाज्म जो थोड़ा सा रहता है, इसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं रहता है, ये बहुत छोटा सा सेल होता है ये स्पर्म। ह्यूमन में सबसे छोटा सेल स्पर्म ही होता है, तो इसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म रहेगा, नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल, बहुत कम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए स्पर्म, ठीक है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होगा। कैसा होगा? हाईली स्पेशलाइज्ड, मतलब नॉर्मल सेल गोल जैसा नहीं है, मतलब इसको काम करना, मूव करना है, तो ये मोटिलिटी में काम करे, फर्टिलाइजेशन में इसका काम हो, है ना। इसीलिए ये मतलब इसका शेप में मॉडिफिकेशन हुआ है। ये 60 माइक्रोमीटर इन लेंथ का होता है, ठीक है, 60 माइक्रोमीटर, ठीक है, उतना मतलब लंबा होता है, बहुत छोटा। इसमें हेड जो है, हेड हम लोग देखे उसमें क्या रहेगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? हैप्लॉइड। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हैप्लॉइड स्पर्म, है ना, क्योंकि मियोसिस से बनता है स्पर्म। और इसमें एक्रोसोम कैप होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होता है, लाइसोजाइमल एंजाइम्स, जो हेल्प करेगा ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन में या उसमें एंटर करने में, पेनिट्रेशन में। मिडिल पीस में हम लोग क्या बोले? माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज, मतलब थ्रेड लाइक। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी जो मूव कर सके, है ना, इसका फिलामेंट मूव करेगा तो इसका टेल मूव करेगा। टेल में क्या है? फ्लेजिलम। फ्लेजिला प्लूरल होता है, फ्लेजिलम सिंगुलर होता है। तो वही क्या करता है? विप लाइक मोशन, उसको मतलब मूव करने में हेल्प करता है ना, ठीक।
और वो एक लोकेशन भी बताता है कि हमको स्पर्म की तरफ, मतलब ओवम की तरफ जाना है, ठीक है। तो ह्यूमन स्पर्म कैन स्विम एट अप्रोक्सीमेटली 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में वो 1 to 4 मिलीमीटर इतना फास्ट वो लोग मूव कर सकता है, ठीक है। ठीक, बहुत सारा स्पर्म ना फीमेल ट्रैक्ट में जाता है और वो डैमेज भी हो जाता है, मर जाता है, तो बहुत कम ही स्पर्म ओवम के पास पहुंच पाता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो इतना चीज़ याद रखना है। और टेल में हम लोग बोल सकते हैं नेक में सेंट्रियोल होता है। क्या होगा? 2 सेंट्रियोल, जिसमें से डिस्टल सेंट्रियोल से ही फिलामेंट निकलता है। अब देखेंगे स्पर्म जो रिलीज होता है, जो मेल इजाकुलेट करता है, वो क्या स्पर्म केवल रहता है कि उसमें कुछ और भी चीज रहता है? क्योंकि स्पर्म हम लोग देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक होगा, तो फिर कैसे हम लोग उसको देखते हैं? तो अभी हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सीमेन। कंपोजिशन ऑफ सीमेन, तो याद रखिएगा जो भी बाहर में इजैकुलेट होता है उसको स्पर्म केवल नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सीमेन। तो सीमेन क्या है सर? तो सीमेन है सीमेन क्या चीज का बना होगा तो बताते हैं। सीमेन is made up of liquid part which is called seminal plasma and a solid part is called sperm. टोटल स्पर्म में 90% केवल लिक्विड पार्ट होता है जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, है ना, व्हाइट इस कलर का रहता है। और स्पर्म ओनली 10% होता है जो सॉलिड पार्ट होता है जिसको स्पर्म बोलते हैं। तो ये सेमिनल प्लाज्मा लिक्विड है। क्या चीज का लिक्विड है? मतलब याद रखिएगा कि जब हम लोग टेस्टिस पढ़ रहे थे तो उसमें 3 ग्लैंड्स बात किए थे हम लोग, ठीक है। एक का नाम था सेमिनल वेसिकल, उससे जो निकलता है फ्लूइड तो उसको सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रोस्टेट, ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड को प्रोस्टेट फ्लूइड, मतलब ग्लैंड का सिक्रीशन है सेमिनल प्लाज्मा। और एक होगा बल्बो यूरेथ्रल, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, कॉपर्स फ्लूइड। एक्चुअली इससे बहुत कम सिक्रीशन निकलता है, 5%, है ना। 90% में ही अगर हम लोग बात करें तो ये 30% होगा और ये 55। कभी कभी बुक में इसको ही डायरेक्ट 60 लिख देगा, कॉपर्स फ्लूइड को इसमें इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो सीमेन क्या चीज से बना हुआ है? सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ठीक है। जो बाहर रिलीज होता है, मतलब उसमें मैक्सिमम पार्ट क्या है? तो उसमें सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा कैसे बनता है? तो सेमिनल फ्लूइड से बनता है ना। तो सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड प्लस कॉपर्स फ्लूइड, तीनों को मिला के हम लोग बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्पर्म का पीएच, स्पर्म कैसिडिक होता है, तो याद रखिएगा स्पर्म का पीएच ये हम 7 to 8 लिखा रह सकता है, 7.4 हम बताएं, स्लाइटली बेसिक, जस्ट लाइक ब्लड, ठीक है। समझ में आया? तो उसी को हम लोग स्लाइड में देखते हैं, देखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 65 100% कर दिया गया ना, 90% का खुद का अपना 100% कितना होगा, तो 65 + 5 तो 70 हो गया और ये 30। चलिए, तो देखिए कंपोजिशन ऑफ सीमेन। तो जो स्पर्म है वो मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए क्या होगा? नदी होना चाहिए। नदी क्या है? फ्लूइड है ना। उस फ्लूइड में खाना सब भी रहता है, तो याद रखिएगा उसको सेमिनल फ्लूइड बोल रहे हैं, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड, है ना, प्रोस्टेट फ्लूइड सब मिला के सेमिनल प्लाज्मा। तो उसमें न्यूट्रिशन रहता है ना, प्रोटेक्शन, मतलब एंटीबॉडी सब होगा, बाहर का बैक्टीरिया सब आएगा तो उसको मार के भगाएगा। और एक मीडियम है जिसमें वो तैरेगा, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। तो सेमिनल वेसिकल से जो निकलने वाला फ्लूइड को सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। उसमें खाना रहता है, ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज रहता है। हमारा जितना भी बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं, लेकिन स्पर्म एनर्जी फ्रुक्टोज से लेता है, ठीक है। ये अल्कलाइन फ्लूइड है, मतलब बेसिक फ्लूइड है, 7 से ज़्यादा पीएच है। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन को प्रोस्टेट फ्लूइड बोलेंगे। उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम, साइट्रिक एसिड उसमें रहता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड बोले, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब म्यूकस का बस सिक्रीशन करता है, ठीक है।
इसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सेमिनल फ्लूइड। तो फ्रुक्टोज होता है जो एनर्जी के लिए, अमाइनो एसिड, साइट्रिक एसिड। प्रोटेक्टिव फैक्टर, ये पीएच इसका 7.4 या 7.2 to 8 लिखा हुआ रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जल्दी खराब ना हो स्पर्म। एंटीबैक्टीरियल जिंक मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो पाए। फंक्शनल एलिमेंट, ये फीमेल के बॉडी में जाएगा तो इसको मूव और करना होगा, तो एक एक्स्ट्रा प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का प्रोटीन उसको हेल्प करेगा। स्पर्म बाहर निकलेगा तो कुछ समय के बाद वो सूख जाता है, क्लॉट कर जाता है, लेकिन ये बॉडी में ही क्यों नहीं क्लॉट करता, क्योंकि क्लॉटिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, मतलब ये क्लॉटिंग प्रोटीन याद रखिएगा, जब एयर बॉडी से बाहर स्पर्म निकलेगा तो यही क्लॉटिंग प्रोटीन है जो स्पर्म को क्लॉट कराएगा, बट ये इनएक्टिव रहेगा बॉडी में, तो स्पर्म बॉडी में नहीं क्लॉट होगा। कुछ एंजाइम्स रहेगा जो स्पर्म को हेल्प करेगा मूव करने के लिए। ठीक है यहाँ तक, और ओवम के साथ फर्टिलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म कर दिया हम लोग, अब हम लोग बात कर रहे हैं ओजेनेसिस। तो ध्यान दीजिएगा, ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस फीमेल में जो ओवम बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस। मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, मतलब फीमेल गेमेट, उसको क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस। कहाँ होता है, ओवरी में। कहाँ होगा ओजेनेसिस, ओवरी में। ठीक है, ये बर्थ बेबी का होता भी नहीं है, फीमेल का बर्थ होता ही नहीं है, मदर के बॉडी में रहती तभी से ये ओवम बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे बर्थ होता है ओवम बनाना अरेस्ट हो जाता है, फिर प्यूबर्टी आता है 12 साल 13 साल, तब ये फिर से वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। मतलब ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो गया, बीच में रुक गया, और प्यूबर्टी से फिर अगेन स्टार्ट हो गया। मतलब इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में कंटिन्यूअस था। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, जैसे उसमें था स्पर्मेटोगोनिया, तो इसमें भी ओगोनिया नाम होगा। उससे पहले हम लोग कुछ सेल का बात करें, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिकर्सर ऑफ ओगोनिया, जिसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, जैसे वो डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई किया था, अपना नंबर को बढ़ाया था, इसको मान लेते हैं, है ना, ऐसे ये भी अपना नंबर बढ़ाएगी। ठीक है, इस तरह से नंबर बढ़ाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन फेज। ये माइटोसिस की अपना नंबर को बढ़ाई, और ये मतलब ये डायरेक्ट ओवम नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, इसीलिए थोड़ा चेंज हुआ, तो डिफरेंशिएशन एक्टिव हो गया। मतलब अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, उस पर स्पर्मेटोगोनिया था, इसको ओगोनिया बोलेंगे। ठीक है, ओगोनिया को बड़ा होना होगा, लेट से इसको बता रहे हैं, ये वाला सेल को, ये बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। उसमें स्पर्मेटोसाइट था, इसमें ओसाइट रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज, जैसे उसमें बोले थे, क्योंकि इसमें सेल मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्रोथ हुआ है तो ग्रोथ फेज। और एक फेज आएगा जिसके लिए हम लोग को थोड़ा स्लाइड को ऊपर करना होगा। ठीक है, ये जो प्राइमरी साइट है उसी में मियोसिस होता है। कितना बार मियोसिस होगा, तो 2 बार होगा। ठीक है, मतलब मियोसिस 1 बार होगा, मियोसिस 2 स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस 1 और क्या बोलेंगे, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में 1 सेल से 2 सेल बना, मियोसिस 2 जब होगा, अच्छा इसमें ना सेल डिवाइड करता अनइक्वल डिवीजन होता है, ये इसका खास बात है। एक छोटा सेल बनेगा, एक बड़ा सेल बनेगा, और से मियोसिस 2 होगा। क्या होगा, मियोसिस 2, इसमें भी एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा। तो इसमें जो बड़ा सा सेल बना, इसका नाम होगा सेकेंडरी ओसाइट, और जो छोटा सा सेल बना उसका नाम होगा फर्स्ट पोलर बॉडी।
फर्स्ट, इसको हम लोग लिख देंगे अभी, है ना, इसको हम लोग लिख देंगे, यहीं लिख देते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, और ये बड़ा वाला सेल को ओटिड, यही फ्यूचर ओवम है, इसको लिख सकते हैं फ्यूचर, सॉरी यही ओवम है, क्या है ये, यही ओवम है। लेकिन स्पर्म के साथ कौन इंटरेक्शन करता है, सेकेंडरी ओसाइट, मतलब ये फ्यूचर ओवम है, ठीक है। मतलब इसमें ओवम बना, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे मैच्यूरेशन फेज। तो 3 स्टेप्स में, 3 फेज में कंप्लीट होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज। ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, फिर देन सेकेंडरी ओसाइट, फिर देन ओटिड, है ना। इसमें पूंछ बनना वाला प्रोसेस नहीं है, गोल होता है, बड़ा सा सेल, सबसे बड़ा सेल होगा बॉडी का। तो याद रखिएगा ये डिप्लॉयड होगा, सब बॉडी का सेल डिप्लॉयड होगा, ठीक है। डिप्लॉयड, जहां से मियोसिस होने लगा उसको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉयड, उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, फीमेल में ये प्रोसेस थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ प्राइमरी ओसाइट तक याद रखिएगा बर्थ से पहले ही बन गया, बिफोर बर्थ, ठीक है। फिर बीच में यहाँ स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप हो गया, जैसे प्यूबर्टी आया फिर से काम स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ ये काम हुआ, बीच में रुका बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। और कहाँ पर रुकता है, तो प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस जब ये एंटर कर जाता है बिफोर बर्थ ही, तो उसमें याद रखिएगा मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में भी डिप्लोटीन स्टेज में रुकता है। तो हम बोलेंगे कब अरेस्ट होता है ओजेनेसिस, तो हम बोलेंगे कि प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस 1 हम लोग बोल सकते हैं डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में, ठीक है। टेम्पररी अरेस्ट, जब प्यूबर्टी आता है, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, तब फिर अगेन एंटर कर जाता है मियोसिस, सेकेंडरी ओसाइट बनता है, लेकिन ओटिड नहीं बनता है। सेकेंडरी ओसाइट ही स्पर्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, ठीक है। स्पर्म के साथ अगर ये कांटेक्ट नहीं करेगा तो सेकेंडरी ओसाइट ही बाहर, मतलब ओवरी से बाहर निकल जाएगा, और वो ओटिड कभी नहीं बन पाएगा। तो इसको ट्रिगर करता है स्पर्म का एंट्री। तो अभी ये कौन सा स्टेज में रुक जाएगा, पूरा मियोसिस 2 में तो एंटर किया, लेकिन पूरा ओटिड नहीं बनाएगा। तो याद रखिएगा ये मेटाफेज 2 में, मतलब मियोसिस 2 में मेटाफेज होगा, तो उसको मेटाफेज 2 बोलेंगे, उसमें वो अरेस्टेड रहता है। जैसे वो स्पर्म के साथ कांटेक्ट करता है, मेटाफेज 2 जो अरेस्टेड फेज था वो फिर से चालू हो जाएगा, और ओटिड बनेगा ये अंदर ही में, है ना। तब जाके स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, फिर जाइगोट बनता है। इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो ओजेनेसिस में क्या, ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, देन ओटिड, इस तरह का प्रोसेस चलता है। चलिए इसी को देखते हैं। तो देख, है ना, तो इसका एक हम लोग ना डायग्राम बनाएंगे, तब पता चलेगा। हाँ, ओजेनेसिस को पहले देख लेते हैं ना। तो ओजेनेसिस अभी हम लोग देखें कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। बिफोर बर्थ ही, बर्थ से भी पहले बिगिन हो जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। और कब खत्म होता है, ओटिड कब बनता है, जब स्पर्म के साथ एंट्री हो जाए, मतलब स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तब। फीटल डेवलपमेंट, तो जब फीटस के फॉर्म में रहती है फीमेल मदर के बॉडी में, तभी ओगोनिया उसका मल्टीप्लाई करता है माइटोटिकली। अभी हम लोग देखे ना, अभी मल्टीप्लीकेशन क्या हो, बिफोर बर्थ, ठीक है। प्यूबर्टी जैसे आता है, ठीक है, एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो एस्ट्रोजन आ जाएगा, है ना। तो फिर से ओसाइट जो अरेस्टेड फेज में था, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डिप्लोटीन स्टेज, तो वो अरेस्टेड फेज से बाहर निकलेगा और ओजेनेसिस कंटिन्यू होगा, है ना। ओवम जब ओवरी से बाहर निकलता है तो उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, रिलीज ऑफ ओवम,
रिलीज ऑफ ओवम, जैसे स्पर्म का रिलीज को स्पर्मिएशन बोले थे, वैसे रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, उसको क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। और कौन रिलीज होगा? सेकेंडरी ओसाइट। ओटिड तो स्पर्म के साथ कांटेक्ट होगा तब बनेगा, तो सेकेंडरी ओसाइट फ्यूचर ओवम होता है, या रेस्टेड होता है मेटाफेज 2 में। जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म के साथ तभी ओटिड बनेगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो मियोसिस 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेटाफेज 2 के बाद क्या होगा? एनाफेज, टीलोफेज, तब फिर क्या होगा? मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। मैच्योर ओवम जिसको ओटिड बोले, और पोलर बॉडी क्या होगा? डीजेनरेट कर जाएगा। देखिए यहाँ पोलर बॉडी बना, इसका क्या काम है? बाद में डीजेनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है। इसका भी मियोसिस 2 इसका हुआ तो ये सेल का भी तो होगा ना। तो हम लोग बोलेंगे कितना पोलर बॉडी है, तो फर्स्ट या सेकंड तो लिखते हैं, लेकिन टोटल अगर हम लोग बोलेंगे पोलर बॉडी तो 3 पोलर बॉडी बनेगा। समझ में नहीं आया? मतलब इसको अगर हम समझते हैं, स्पर्म एक सेल से कितना स्पर्म बनता था? 4। तो एक ओगोनिया से कितना बनना चाहिए? 4 ही बनना चाहिए। तो यहाँ कितना बन रहा होगा? हम 1 ही, मतलब 3 क्या होगा? उसको पोलर बॉडी बोलेंगे। इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंसेस ये पता चला कि स्पर्म कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट ओजेनेसिस डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, बिफोर बर्थ फिर आफ्टर बर्थ में ये होगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। कि ओवम हम लोग ओजेनेसिस देख चुके हैं पिछला में कि कैसे ओवम बना। वो ओवम का जो सेकेंडरी ओसाइट है उसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ठीक, तो देखिए एक ओवम जो फ्यूचर ओवम है जिसको सेकेंडरी ओसाइट बोल रहे हैं, एक सेल है, सबसे बड़ा सेल है बॉडी का। तो इसमें हर सेल में क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ओ लेमा भी बोल देंगे इसको, ठीक है। उस सेल के अंदर जो लिक्विड होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ओवम का है ये, तो ओ प्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। इसमें ही साइटोप्लाज्म ज्यादा रहता है, स्पर्म में कम रहता है। इसमें कोई सेंट्रियोल ये सब नहीं रहता है, ठीक है। और इसके बाहर एक लेयर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसको जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाहर और बहुत सारा सेल्स होगा, बहुत सारा सेल्स होगा, है ना। इस तरह का बहुत सारा सेल्स होगा, लेयर्स ऑफ सेल्स होगा अलग अलग। इसको हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे इसको? कोरोना रेडिएटा। इस तरह का पूरा मतलब बहुत सारा सेल रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेल्यूसिडा, उससे भी बाहर कोरोना रेडिएटा, और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जो रहेगा उसमें 23 क्रोमोसोम्स रहेगा। कितना क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। स्पर्म में भी 23, दोनों मिलाकर 46 हो जाएगा। तो स्पर्म को फर्टिलाइज होने के लिए, याद रखिएगा, स्पर्म को फर्टिलाइज होने के लिए कौन कौन सा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा? कोरोना रेडिएटा। फिर इसको हम लोग बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कैसे स्पर्म यहाँ एंटर करेगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक्रोसोम से कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा, इसको डिसॉल्व करेगा और अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवम का स्ट्रक्चर हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर जोना पेल्यूसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म होगा उसको ओप्लाज्म, उसमें जो न्यूक्लियस होगा उसको 23 क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी सेल का आउटर मोस्ट यही रहता है, ठीक है, ठीक है। जो मतलब क्या करता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। स्पर्म को वही रिकॉग्नाइज करेगा कि ह्यूमन का ही स्पर्म है कि दूसरा एनिमल का है ना, उसको पहचान जाएगा यही, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा इसके जस्ट ऊपर में रहेगा, थिक होगा, क्या चीज का बना रहेगा? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक से ज्यादा स्पर्म एक ओवम के साथ फर्टिलाइज ही होना है, एक स्पर्म ही को फर्टिलाइज होना है, एक स्पर्म और एक ओवम। अगर एक से ज्यादा स्पर्म आया तो जोना पेल्यूसिडा उसको आने नहीं देगा। मतलब यहाँ ओवम जो बनाए हैं हम,
उसमें एक ही स्पर्म आएगा, और एक से ज़्यादा अगर आता भी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसका, क्योंकि जोना पेल्यूसिडा उसको रोक देगा। उसको रोक रहा है मतलब उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी। मतलब कि ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज होने से रोक देंगे तो उसको प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी बोलेंगे, है ना। तो जोना पेल्यूसिडा में बहुत सारे रिसेप्टर रहता है, 1, जोना पेल्यूसिडा 1, जोना पेल्यूसिडा 2, जोना पेल्यूसिडा 3, जो ऐसा काम करता है ना। मतलब पॉलीस्पर्मी से बचाता है, मेनी स्पर्म फर्टिलाइज होने से बचाता है, एक ही स्पर्म को फर्टिलाइज करवाना चाहता है वो। कोरोना रेडिएटा ये सबसे आउटर होगा, ये फोलिकुलर सेल का बना रहेगा, जिससे हम बनाए होंगे तो यहाँ बहुत सारे, एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? फोलिकुलर सेल। बहुत सारा फोलिकुलर सेल है तो उसी को हम लोग कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, है ना। ग्रेनुलोसा सेल ये सब हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिशन देता है, सपोर्ट करता है वो हमको। साइटोप्लाज्म को ओप्लाज्म बोले, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट रहेगा, योक होगा, एग है, ओवम है, तो योक होगा बट बहुत कम होता है हम लोग में, नेग्लिजिबल। mRNA रहेगा, ऑर्गेनेल रहेगा, है ना, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया ये सब, ठीक है, जो मतलब ओवम को ओवरी में डेवलप होने में मदद करेगा। न्यूक्लियस, हैप्लॉइड होगा न्यूक्लियस, मतलब 23 क्रोमोसोम होगा, मेटाफेज 2 में अरेस्ट होगा। जैसे स्पर्म का एंट्री होगा मेटाफेज 2 से वो पूरा मियोसिस कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ह्यूमन ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। इसका कितना डायमीटर होगा, कितना साइज होगा? तो 100 से 120 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। तो इस सबको याद रखना है। अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। आप लोग सुने होंगे पीरियड्स के बारे में, फीमेल को आता है, वो लोग बहुत सारा पैड्स यूज करती हैं। तो क्या ये अच्छा बात है कि खराब बात है? क्या नेचुरल है ना, कि नेचुरल है, वही हम लोग बात करेंगे। तो ये फीमेल में ऐसा होगा कि हर मंथ में एक ही ओवम रिलीज होगा, मतलब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होगा। बट मेल में स्पर्म एक इजैकुलेशन में 200 मिलियंस से लेकर 300 मिलियंस तक स्पर्म भी इजैकुलेट हो सकता है, ठीक है। मतलब मेनी स्पर्म मेल से निकल रहा है, बट फीमेल से ओवम एक ही निकल रहा है। क्यों? इसका भी एक नेचुरल मतलब ये है, इसका भी वजह है, रीजन है कि इस मेल का स्पर्म है ना, वो ज़्यादा इसलिए भी प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन करना है, क्योंकि उसको मूव करना है, पूरा फीमेल के बॉडी में जाना है। तो बहुत सारा स्पर्म ऑलरेडी ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा स्पर्म बनना पड़ता है। लेकिन ओवम के पास अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइज होगा, तो ओवम का एक बेनिफिट है ना, ठीक है। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग पहले देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। ये 28 डेज का नॉर्मल होता है, किसी में 29 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। अगर स्ट्रेस में वो फीमेल ज़्यादा रह रही है तो और भी उसका इरेगुलर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। कोई मतलब हार्मोन का कमी होगा, न्यूट्रिशन का कमी होगा तो फिर वो इरेगुलर होगा। तो हम लोग एवरेज का बात करेंगे, हेल्दी फीमेल है ना, एडल्ट फीमेल का, तो 28 डेज का होता है। ये क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो साइक्लिकल चेंजेस, मतलब ओवरी में कुछ चेंज होगा, यूटेरस में कुछ चेंज होगा। क्यों होगा? कि वो फीमेल का बॉडी कंसीव करने लायक हो, प्रेग्नेंट होने लायक बन सके, है ना। ठीक, कितना दिन का होगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? 28 दिन का, ठीक है। मतलब ये एवरेज है, ये किसी में कम ज़्यादा भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है ना, ठीक। और याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और फिर 50 साल आसपास पूरा लाइफ टाइम नहीं चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, है ना। जो मेल में हमेशा स्पर्म बनेगा वैसे फीमेल में नहीं होता, तो 50 ईयर के बाद स्टॉप हो जाता है ये, ठीक है। तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं मेनार्की, मेनार्क, है ना। जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मेनार्क।
पॉज हो जाता है, जब रुक जाता है तो मेनोपॉज बोलते हैं। इसमें ब्लीडिंग भी होता है, इसीलिए मेंसेस मेन वाला वर्ड लगा हुआ है ना, मेनोपॉज। ठीक है, इसमें 28 दिन में हाफ उसको अगर कर दे तो 14 डेज में ओवम ओवरी से निकलता है, उसको ओव्यूलेशन डे बोलते हैं। ठीक है, मिड साइकिल, पूरा साइकिल का आधा में। ये भी 13 दिन में भी निकल सकता है, 15 दिन, ये भी रेंज करेगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्टिंग का 7 डेज तक हम लोग बोल सकते हैं, 5 डेज तक बोल सकते हैं, है ना। उस समय ब्लीडिंग होगा, मतलब उस समय ओवम नहीं निकलेगा। अभी हम उसी की बात करेंगे। तो अगर हम बोलेंगे कि पूरा फीमेल में कितना मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, तो एक साल में अगर 12 हो रहा है, तो अगर कोई फीमेल 10 साल ही मान लेते हैं हम लोग, है ना, 10 साल के बाद ही अगर प्यूबर्टी हो रहा है, वैसे 12 में 13 में होगा, बट फिर भी हम लोग समझने के लिए, तो एक साल में अगर 12 हो रहा है तो इंटू 40 ईयर्स कर दीजिए, तो आपका लगभग इससे थोड़ा सा आगे ज़्यादा, मतलब 400 से 500 साइकिल हमको मिलेगा। लाइफ टाइम में इतना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कर सकती है, मतलब इतना ही ओवम को वो रिलीज कर सकते हैं। मतलब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम रिलीज होता है, इतना याद रखिएगा। तो ओवेरियन इवेंट, इसमें जो फॉलिकुलर सेल है, अभी हम लोग बात करेंगे ओवम कैसे बनता है, ओवेरियन इवेंट में कैसे ओवम बनेगा। ठीक है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट रिलीज होगा, फिर रिलीज होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे, उसमें प्रेगनेंसी हार्मोन निकलेगा, ये सब हम लोग बात करेंगे। यूटेराइन चेंजेस, यूटेरस में भी कोइलिंग होगा सेल्स का, है ना, जिसमें जाइगोट जाके फंस सके, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो, है ना। तो ये सब हम लोग अभी बात करेंगे, तो सब साथ में होता है। देखिए, तो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बताएं कि 28 दिन का होता है। कितना दिन का? 28 से 29 कर देते हैं। ठीक है, जिसमें से लगभग 5 दिन तक, है ना, 5 डेज तक, है ना, हम लोग बोल देते 3 to 5 डेज, 7 भी बोल सकते हैं। कौन सा इवेंट होगा? तो याद रखिएगा, जो 28 दिन है उसको हम लोग बांट रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 इवेंट होगा 28 दिन में। ठीक है, कितना इवेंट होगा? 4। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज लगभग 5 दिन तक होगा। प्रोलिफरेटिव फेज लगभग 13 दिन तक होगा, अगर 6 से लिख देते हैं 13 डेज। ठीक है, ओव्यूलेशन 14 डेज में ही होगा, ओवम का रिलीज। और फिर सिक्रीटरी फेज, ये याद रखिएगा 15 to 28 कर देते हैं। तो फिर से सुनिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सब डिवाइडेड इनटू 4 phases. First phase is called menstrual phase, where bleeding occurs. Then proliferative phase, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसमें ओवम कैसे बनेगा, है ना, कैसे मैच्योर होगा, वो दिखाएंगे। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम होगा। और सिक्रेटरी फेज हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, प्रेगनेंसी हार्मोन। और लूटियल फेज का बात करेंगे, मतलब इसमें कुछ बनेगा, है ना। तो इसको बस इतना याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज, फॉलिकुलर फेज 6 to 13 डेज, ओव्यूलेशन 14 डेज और सिक्रेटरी फेज 15 to 28 डेज, इस तरह से होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ओवरी में होने वाला जो भी इवेंट होगा, जो भी चीज होगा ओवरी में और यूटेरस में, दोनों का इवेंट को मिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ओवरियन साइकिल, यूटेराइन साइकिल, दोनों को मिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब देखिए कि ओवरी में कैसे ओवम का डेवलपमेंट होगा वो देखेंगे। लेकिन डेवलपमेंट होने के लिए पिट्यूटरी से FSH LH आया होगा, है ना। ठीक, ओवरी से भी कुछ हार्मोन्स निकला होगा जो यूटेरस को काम करने में मदद करेगा। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा ओगोनिया है। क्या है? ओगोनिया। ओगोनिया के बाद क्या बनेगा? तो याद रखिएगा
प्राइमरी क्या बनता है, प्राइमरी ओसाइट। क्या बनता है, प्राइमरी ओसाइट। तो अभी हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक। तो ओगोनिया में यहाँ पर बहुत सारा सेल होगा, ऊपर में इस तरह का फॉलिकुलर सेल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। इसमें और सब सेल आ जाएगा बहुत सारा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। फिर इसमें और सेल आएगा, लेकिन इसमें ना कुछ कैविटी बन जाएगा अंदर में, यहाँ कैविटी बन जाएगा, इसमें कैविटी नहीं है, ठीक है, इसमें कैविटी नहीं है, तो इसको हम लोग टर्सरी फॉलिकल बोलेंगे। और इसमें जो कैविटी का नाम है, उस कैविटी का नाम हम लोग लिख देते हैं एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम, एंट्रम, ठीक है। और ये और थोड़ा सा मैच्योर होगा, मतलब इसमें एक और लेयर आ जाएगा जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोले, और इसके ऊपर में इस तरह का क्या होगा, फॉलिकुल और डेवलप कर जाएगा, और उसे कैविटी अंदर में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल या इसको ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। अब जो हम बता रहे हैं उसको और देखिए, इसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल को प्राइमरी ओसाइट, इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन बनाया है वो प्राइमरी ओसाइट है, उसके अंदर उसके ऊपर में फॉलिकुलर सेल। तो प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ओसाइट होगा और सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ओसाइट होगा। उसी में जब मियोसिस होगा तो एक छोटा सा सेल बनेगा जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, और इसी का अब नाम हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट, और ये भी सेकेंडरी ओसाइट ही ओवम होगा। तो इस दोनों को हम लोग मिला के बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा सेल होगा, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट, है ना। इसको केवल समझने की कोशिश करना है, ठीक, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ओगोनिया का डेवलपमेंट होगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में ही फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, इसका नाम होता है एंट्रम। क्या नाम होगा, एंट्रम, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब ग्राफियन फॉलिकल, ये जो हुआ ये डेवलपमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज, मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब 14 डेज आता है तो यहाँ पर कुछ हार्मोन के वजह से, अभी हम हार्मोन का बात करेंगे, तो यहाँ पर जो फॉलिकुलर सेल है रप्चर कर जाएगा, मतलब ये जो फॉलिकुलर ग्राफियन फॉलिकल है क्या कर जाएगा, रप्चर, और रिलीज हो जाएगा ओवम, और इसी प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, रिलीज ऑफ ओवम हुआ, देखो, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे रप्चरिंग फॉलिकल, रप्चरिंग फॉलिकल, ठीक है। अब ये रिड्यूस होते जाएगा, क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, इसका कोई काम नहीं, ये जब इसका काम है बट उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ या रप्चरिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल। ये रिड्यूस होते जाएगा, एक समय पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, डीजेनरेट, ठीक है। तो हम लोग देखिए ओवरी में क्या हुआ, ओवम बनना स्टार्ट हुआ। कैसे बनता है, तो हम लोग बोले कि ओगोनिया, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ तक लगभग बर्थ से पहले हो जाता है। मियोसिस 2 जैसे होगा तो टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर बर्थ होगा,
हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा होगा, ठीक है। मतलब इसमें डेवलपमेंट इस तरह से होगा, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली में अगर हम बात करें तो उसको याद रखना, ओगोनिया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, फिर ओवम रिलीज होता है। तो नॉर्मली जैसे बर्थ हुआ तो हमारा ओगोनिया या प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में होगा, फिर इस तरह का डेवलपमेंट आगे चलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख ली। जैसे रप्चर करेगा ओवम तो क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और वो फिर धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाता है। ये जो ओवम बनाने को कौन हेल्प किया, पिट्यूटरी हार्मोन से सिग्नल आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तभी ओवरी में ऐसा काम हुआ। तो कौन आया होगा, FSH। देखिए FSH आया इस तरह से, तो बीच में उसका लेवल हाई हो गया, और LH भी आया, उसका लेवल हाई हो गया। तो याद रखिएगा, जब LH का सर्ज होगा, सर्ज मतलब LH का पीक बहुत ज़्यादा होगा, तभी ओव्यूलेशन होगा, मतलब ओवम का रिलीज होता है। तो 14 डेज में ऐसा होता है। तो ये ओवरी का हम लोग देख लिया, ओवरियन साइकिल। अब देखिए यूटेरस में क्या होता है कि ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन धीरे धीरे ऊपर आएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, उसको ध्यान देना है। यूटेरस में इसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, यूटेरस का इनर लाइनिंग। ये प्रोलिफरेट करता है। सबसे पहले शुरुआत में तो क्या होगा, इस तरह का हर मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट या फर्स्ट हम लोग बोलेंगे, क्योंकि साइकिल है, तो उसमें मेंसेस आएगा, ब्लीडिंग होता है, ठीक है। वो क्या क्यों होता है वो बताएंगे यहाँ बस। तो देखिए जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते जाएगा तो ये प्रोलिफरेट करेगा। क्यों प्रोलिफरेट करेगा, क्योंकि यहाँ जो ये ओवम जो रिलीज किया, अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा तो इसको इम्प्लांट होना पड़ेगा यूटेरस में। तो अगर इम्प्लांट कब होगा, जब इसमें जगह होगा फंसने के लिए, है ना, ट्रैप होने के लिए। तो इसीलिए ये मेंटेन करता है, प्रोलिफरेट करता है कि इस तरह से हो। अगर वही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओवम, तो इसको प्रोलिफरेट हमेशा तो नहीं रहना होगा, इस साइड ऑफ हो जाता है, उसी समय ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम बताए हैं। तो इसमें क्या हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब यहाँ पर सेल इंक्रीज हो रहा है एंडोमेट्रियम का, है ना, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर इसके वजह से नाम है, प्रोलिफरेटिव इंक्रीज ऑफ एंडोमेट्रियल सेल के वजह से नाम है, ठीक है। कब तक, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक होगा, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज 6 से 13 दिन का होगा, और ओव्यूलेशन तो 14 ही दिन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है, एस्ट्रोजन का कम है, मतलब एस्ट्रोजन कम है तो मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग कम होगा, है ना। जब तक प्रोजेस्टेरोन है लाइनिंग रहेगा, बाद में ये कम हो जाएगा। इसको कौन मेंटेन करता है, अगर यहाँ पर यहीं तक रहता है ये, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल को हमेशा रहना पड़ता है। तो जिसमें स्पर्म के साथ कांटेक्ट अगर हो जाएगा ओवम के साथ तो जाइगोट बनेगा, तो उस समय कॉर्पस ल्यूटियम यही शेप का होगा, वो डिजेनरेट नहीं होगा। तो प्रोजेस्टेरोन हमेशा लेवल मेंटेन रहेगा, तो एंडोमेट्रियम भी कोइल्ड रहेगा, उसमें जाइगोट इम्प्लांट होगा, फिर प्रेगनेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें कि ओवरी में चलने वाला इवेंट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, हम लोग इसको कौन कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन, LH FSH। यूटेरस में चलने वाला एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटना, ये सब बनना, है ना, उसको कौन कंट्रोल करेगा, ओवरियन हार्मोन, जिसको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जब ओव्यूलेशन होगा एस्ट्रोजन का पीक इंक्रीज होगा, ठीक है। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन का पीक इंक्रीज करेगा। तो इस तरह को हम लोग एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल फेज होगा, ठीक है, 1 से 5 डेज, 3 to 5 हम लिखे थे, ठीक है, ठीक है। इसमें एंडोमेट्रियम का शेडिंग होगा, मतलब वो वहां से टूटेगा, ठीक है। क्यों टूटेगा, क्योंकि वहां एस्ट्रोजन, O से भी लिख सकते हैं, E से भी लिख सकते हैं, और एस्ट्रोजन क्या होगा, उसमें लेवल क्या है, देखिए कम है, एस्ट्रोजन देखिए लेवल कम है, तो ये टूटेगा। जैसे लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल कम ही रहता है शुरुआत में। इसके बाद कौन सा फेज आता है, प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज हम बोले थे इसको।
ये 6 से 13 तक हो सकता है, हाँ ना, 13 कर देते हैं। तो एंडोमेट्रियम जो है उसमें प्रोलिफरेटिंग होगा, रीजनरेशन होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि एस्ट्रोजन धीरे धीरे राइज कर रहा है। फॉलिकल भी मेच्योर होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पीरियड या मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन होगा, अगर सेक्स होता भी है, कोइटस होगा, तो वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी होने के लिए ओव्यूलेशन फेज होना पड़ेगा, ये इससे थोड़ा सा पहले, ये इससे बाद। प्रोलिफरेटिव फेज के बाद कौन सा फेज आएगा? 3rd नंबर आएगा हमारा ओव्यूलेटरी फेज, 1 दिन का होगा, है ना, 14 डेज। एलएच का पीक हाई होगा, एलएच सर्ज, ओवम का रिलीज होगा, है ना, और वो स्पर्म के साथ कांटेक्ट कर सकता है। सिक्रेटरी फेज, कॉर्पस ल्यूटियम बना, वो सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन, जिससे एंडोमेट्रियम ठीक होगा और मेंटेन होगा। अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है हम, तो ये मेंटेन रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज उतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन स्पर्म के साथ अगर जो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्पर्म के साथ नहीं कांटेक्ट किया, हमेशा चलते ही रह रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? डिजेनरेट होते जाएगा, एंडोमेट्रियम भी टूटता जाएगा, और उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, इस तरह से, है ना। तो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, या ओव्यूलेशन भी बोल सकते हैं इसको, ओव्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद सिक्रेटरी फेज, या इसको हम लोग ल्यूटियल फेज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ हार्मोन फ्लक्चुएशन और क्या है, ऑर्केस्ट्रेट दिस फेज, मतलब इसमें अगर हार्मोन का फ्लक्चुएशन होगा तो 28 दिन का जगह वो कभी डेज कम या ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब उसमें वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो ये फेज में वेरिएशन आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? यूटेरस में कुछ चेंजेस आ जाएगा, प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन ईच साइकिल। तो हर साइकिल में ओवेरियन में कुछ चेंजेस आता है, जिसको ओवेरियन साइकिल बोले, और यूटेरस में होता है। क्यों यूटेरस में होगा? इम्प्लांटेशन के लिए, जाइगोट आके वहाँ फंस जाए, इम्प्लांट हो जाए, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो और 9 मंथ चला जाए, है ना, प्रेगनेंसी हो। ये काम होने के लिए अभी हार्मोन हम लोग देखें, तो उसको एक बार अच्छा से हम लोग हार्मोन को बना के देखते हैं। हार्मोन तो हम लोग देखें कि हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH, क्या निकलेगा? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा आप निकालिए FSH, इसी का नाम से FSH पढ़ा, फीमेल का नाम से अभी पता चल जाएगा, और LH। तो याद रखिएगा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, मतलब फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? फॉलिकुलर सेल, या ओवेरियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज एस्ट्रोजन। क्या करेगा? एस्ट्रोजन। तो ओवेरियन फॉलिकल 2 काम करेगा FSH के द्वारा। ये क्या करेगा? तो याद रखिएगा आप लोग कि ये सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन, मतलब एस्ट्रोजन को कौन बनाता है? ओवेरियन फॉलिकल या फॉलिकुलर से। फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब इसको कहाँ तक होना होगा? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल, मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा। कौन करेगा? यही करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट करेगा।
कौन? FSH। इसीलिए इसका नाम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर सेल को बोलेगा कि तुम अपना डेवलपमेंट करो ग्राफिन फॉलिकल। कैसे डेवलपमेंट करेगा? एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। लेकिन ग्राफिन फॉलिकल बाद में ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा तो इसी से क्या निकलेगा? ओभम, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ओसाइट, फ्यूचर ओभम, ठीक है। और बदले में क्या बदले में यह हैप्लॉइड होता है, बदले में रप्चरिंग फॉलिकल, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो याद रखिएगा कि दूसरा जो हार्मोन है इसका नाम है LH। तो LH सर्ज की वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, ठीक है, मतलब ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कौन कराएगा? LH। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, मतलब यही कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम बाद में एक हार्मोन को सिक्रेट करेगा, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम होगा? प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम होगा? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। क्या नाम होगा? प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन को ही प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, है ना। जब स्पर्म के साथ कांटेक्ट कर जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं डीजेनरेट करेगा, नॉर्मली करता है, उस समय नहीं करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन हमेशा सिक्रेट करेगा, हमेशा एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन रहेगा, तो जाइगोट उसमें इम्प्लांट हो जाएगा और फर्दर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एस्ट्रोजन को हम लोग बोलते हैं मेन सेकेंडरी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन, और मेन सेक्स हार्मोन बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन। इसी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये इन्वॉल्व होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल। तो देखिए इसी को हम लोग इसमें लिखे होंगे कि हाइपोथैलेमस क्या निकाला? तो निकालेगा ये GnRH, ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालेगा? गोनाडोट्रोपिन, मतलब गोनाड्स पे एक्ट करने वाला हार्मोन, जिसका नाम है FSH ILH। ये कहाँ जाएगा? ओवरी में जाएगा, ठीक है। और क्या स्टिमुलेट करेगा? एस्ट्रोजन बनाएगा, फॉलिकुलर सेल को बोलेगा एस्ट्रोजन बनाने, और कॉर्पस ल्यूटियम को बोलेगा प्रोजेस्टेरोन बनाने, जो अभी हम लोग देखें। इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? यूटेरस, है ना, जो मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, है ना, प्रोलिफरेट करेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अब ब्रेस्ट में इनलार्जमेंट करता है ना, ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन भी करवाता है, ठीक है, जिससे जैसे बेबी का बर्थ होगा, ठीक है, तो मिल्क का डेवलपमेंट, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट रहेगा, तभी मिल्क अच्छा प्रोड्यूस होगा। की हार्मोन FSH फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है, LH ओव्यूलेशन कराता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाता है, एस्ट्रोजन ये एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन करता है। अगर ज़्यादा एस्ट्रोजेशन होगा तो फिर नेगेटिव फीडबैक, या कम होगा तो पॉजिटिव फीडबैक। प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है? जो भी एंडोमेट्रियम बनाया एस्ट्रोजन उसको मेंटेन करता है। अगर ये रह जाएगा बहुत देर तक, मतलब ये हमेशा मेंटेन रहेगा एंडोमेट्रियम, मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट, ठीक है। इनहिबिन ये FSH का सिक्रीशन को रोक देगा, मतलब ये क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा रुकिए अभी, मतलब नेगेटिव फीडबैक। ये हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट बोल सकता है। तो ये हो गया हम लोग का हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम लोग देख चुके हैं। तो आज का लेक्चर में हम लोग क्या अभी तक देखें उसको हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। उसके बाद हम लोग देखें कि इसका कैसे हार्मोन का कंट्रोल होता है,
फिर हम लोग देखे स्पर्म का डायग्राम बनने के बाद कैसा दिखा। फिर हम लोग कंपोजिशन ऑफ सीमेन देखें कि स्पर्म 10% होता है, बाकी सब लिक्विड पार्ट सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि ओजेनेसिस वाला स्टेप देखें, ठीक है। तो ओजेनेसिस का स्टेप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ओवम कैसा दिखता है देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें जो फीमेल में होता है। फिर हार्मोनल कंट्रोल भी देख लिए हम लोग। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस lecture. Thank you. Hope you will like this lecture, or in the next lecture we will take up the next part of this chapter. इसमें एक हम इसमें quotes लिखे हैं, उसमें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर if love were nucleotides then I will give you a whole genome. न्यूक्लियोटाइड डीएनए या आरएनए का एक यूनिट होता है। डीएनए बड़ा मॉलिक्यूल है, वो किससे बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड एक लव रहता तो हम पूरा डीएनए किसी को दे सकते हैं, मतलब एक ऐसा हम एक लिखें, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।